नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। वक्त है निष्पक्ष न्यूज का। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। निष्पक्ष न्यूज में बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबरों की। पहली खबर महाराष्ट्र से है। शरद पवार एनसीपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। और दूसरी खबर कर्नाटक से है। पीएम मोदी ने अपने चुनाव प्रचार में फिल्म केरला स्टोरी का जिक्र कर नई बहस छेड़ दी है। इस पर भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और तीसरी खबर एससीओ से है। गोवा में चल रही एससीओ की विदेश मंत्रियों की बैठक में एक बार फिर पाकिस्तान की तगड़ी बेइज्जती हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को दूर से ही नमस्ते कर दिया। इस पर भी पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और चौथी खबर मणिपुर से है। आज भी मणिपुर के हालात तनावपूर्ण है। कैसे एक हिंसा ने लगभग पूरे मणिपुर को अपनी चपेट में ले लिया है, यह रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। और पांचवी खबर ब्रिटेन से है, जहां राजा की ताजपोशी के लिए भव्य प्लान बनाया गया है। इस ताजपोशी में हिंदुस्तान मेहमान बना है, यह भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत महाराष्ट्र की सियासत से। एनसीपी के कार्यकर्ताओं की गुहार, मनुहार और पार्टी की कमेटी की राय का सम्मान करते हुए शरद पवार ने आज अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार की इस घोषणा से कार्यकर्ताओं का जश्न शुरू हो चुका है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शरद पवार के भतीजे नदारद रहे, लेकिन पवार ने इसे कोई मुद्दा मानने से इनकार कर दिया। पवार ने साफ किया कि आज या कल किसी और को यह जिम्मेदारी संभालनी होगी। भविष्य में पार्टी को नया नेतृत्व देना ही होगा। या सर्वांचा विचार करून मी पुन्हा अध्यक्ष म्हणून राहावे या निर्णयाचा मान राखून मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त होण्याचा निर्णय मागे घेत आहे। तीन दिन की जुदाई शरद पवार को भी सहन नहीं हो पाई। समर्थकों ने नहीं दी रिहाई। मराठा क्षत्रप के ऐलान के साथ ही तालियां गूंज उठी। एनसीपी कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। जो पवार साहब ने फैसला बदला है, इसकी खुशी हम लोग लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। इससे जो सत्ता में जो पक्ष बैठा है, उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई होगी। पवार साहब ने इस्तीफे पर फिर विचार करने का डिसीजन लिया है और ये देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 2024 का चुनाव जो है वो एक बड़ा युद्ध है देश में। बेरोजगारी के खिलाफ में, महंगाई के खिलाफ में और किसानों को जिस तरीके से त्रस्त किया जा रहा है, इसके खिलाफ में जो बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो लड़ाई के लिए पवार साहब के सिवा कोई नेता नहीं है जो विपक्ष को एक साथ एक मंच पर लाने की क्षमता रखता हो। मुंबई से बारामती तक आतिशबाजी होने लगी। बयासी साल के शरद पवार ने जब 2 मई को एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, पार्टी के सारे नेता और कार्यकर्ता हैरान रह गए थे। फैसले से आहत समर्थकों ने जमीन पर बैठकर मराठा क्षत्रप से मनुहार किया। किसी और को अध्यक्ष मानने से इनकार कर दिया। पवार साहब ने 18 नेताओं की कमेटी बना दी। राय यही आई कि पवार साहब को लौटना चाहिए। विपक्षी खेमे के बड़े नेताओं ने पवार साहब से ऐसी ही गुहार लगाई। शरद पवार ने खुद ही ये सारी बातें बताई। तीव्र भावना पुरवली, आपल्या भावनांचा अंदाज होऊ शकत नाही। आपण दर्शवलेले प्रेम आणि विश्वास। इस्तीफा वापसी के ऐलान के वक्त पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन भतीजे अजीत पवार नजर नहीं आए। फैसले से पहले ही चाचा भतीजे में अनबन की चर्चा थी।
लिहाजा ये सवाल भी आया, लेकिन चाचा ने बड़ी चतुराई से सवाल को किसी और दिशा में मोड़ दिया। पत्रकार परिषदेत सगळे असतात तरी हे आमचे बाकीचे सहकारी आहेत त्याचंही मला आश्चर्य होतं, कारण सहसा पत्रकार परिषदेमध्ये पक्षाचं सोडून नेतृत्वाची बैठकी बसत नाही. आणि आज या सगळ्या सहकार्यांनी मला एक तर त्यांनी बैठक घेतली आधी असं सांगितलं, त्यांनी ठराव केला म्हणून सांगितलं. त्या ठरावामध्ये मी माझा निर्णय बदलावा अशा प्रकारचा आग्रह सूचित केला आणि तो माझ्याकडे पोचवण्याचं काम जसं पक्षाचे अध्यक्ष, जसे विरोधी पक्षनेते, आमच्या संघटनेचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल्ल पटेल किंवा अन्य राज्यातले सहकारी या सगळ्यांनी एकत्रित आणून मला त्याच्यामध्ये. शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान तब किया था जब महाराष्ट्र में यह चर्चा आम थी कि शरद पवार के भतीजे बीजेपी से हाथ मिलाने वाले हैं और पार्टी के कई विधायक उनके साथ सत्ताधारी खेमे में जा सकते हैं. लेकिन तजुर्बेकार पवार साहब ने इस्तीफे की घोषणा कर पासा पलट दिया. इस्तीफे के बाद मिली सहानुभूति ने मराठा क्षत्रप को और ताकतवर बना दिया. राहुल पांडे, मुंबई, न्यूज़ 24. और बात केरला स्टोरीज की. नर्स बनने की चाहत रखने वाली लड़कियों को आतंकी संगठन आईएसआईएस कैसे झांसा देकर आतंकी बनाता है, इसे समझाने वाली प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की फिल्म द केरला स्टोरी आज देश भर में रिलीज हो गई. और पीएम मोदी ने कर्नाटक के चुनाव प्रचार में इस फिल्म को ही कांग्रेस के खिलाफ अपना हथियार बना लिया. पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भी इसी आतंकी प्रवृत्ति की समर्थक है. लेकिन कांग्रेस जनता के जरूरी मुद्दों की दुहाई देती रही. पीएम मोदी से 15 लाख के वादे और 2 करोड़ रोजगार का सवाल पूछती रही. चुनावी भाषणों की आक्रामकता बढ़ती ही गई. इधर फिल्म रिलीज हुई, उधर कर्नाटक के रण में केरला स्टोरी की एंट्री हो गई. आतंकी साजिश पर बनी फिल्म की कहानी आई, खुद पीएम मोदी की जुबानी आई. फिल्म बहाना बन गई, कांग्रेस निशाना बन गई. विरोध किया. आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है. कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है. और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है. हम उस राज्य से आते हैं जहां की जनसंख्या 75 लाख के करीब है. 97% हिंदू राज्य है हिमाचल प्रदेश. हिंदू धर्म को अपनाने वाले 97% लोग हैं. हमारे उस राज्य में कांग्रेस की विचारधारा जीत रही है और बीजेपी की विचारधारा इसलिए हार रही है कि वो बेरोजगारी को दूर करने में नाकाम रहे, महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रहे. महज ध्यान बांटने के लिए वो राजनीतिक रोटियां चुनावों के वक्त आकर सेकते हैं. बेल्लारी में फिल्म के जरिए कांग्रेस को आतंकी सोच का समर्थक बताने वाले पीएम मोदी ने तुमकुर में तुष्टीकरण को कांग्रेस पर हमले का हथियार बनाया. कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल पर बैन के बहाने बजरंगबली विरोधी बताने लगे. लेकिन कांग्रेस भी खामोश नहीं रही. पीएम मोदी को उन्हीं के वादे याद दिलाने लगे. कांग्रेस को मेरे जय बजरंगबली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है. तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं. ಅವರು ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು,
भाइयों, हर एक को 15-15 लाख रुपए में बाहर से काला धन ला कर दूंगा. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ನೌಕರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸುಳ್ಳಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೋದಿ ಸುಳ್ಳಾಡಬೇಕು. पीएम मोदी ने दावा किया कि देश में गांव गरीब के हित में जो काम पिछले 9 साल में हुआ है वो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ. लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछा कि क्या 70 सालों में ऐसी महंगाई और बेरोजगारी कभी आई थी? डबल इंजन सरकार को सिर्फ 3.5 साल सेवा का अवसर मिला है. जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने कर्नाटका के विकास के बजाय भ्रष्टाचार को ही प्राथमिकता दी. आज इन परिवारों को पक्के घर में टॉयलेट, घर में बिजली, घर में पानी, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज, ऐसी हर सुविधा मिल रही है. ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಮೊದಲು ರಾಜ್ಯದು ಇಂಜನ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಜನ್ ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಪಟ್ರಿ ಕೆಳಗಿಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಬಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಫೇಲ್ ಆಗ್ಯದ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೂ भाइयों, मेरी डबल इंजन की सरकार है, हम काम करके बताएं. अरे भाई 9 साल में नहीं करके बताए, अब क्या करके बताएं? पीएम मोदी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के तौर पर पिछले 9 सालों से वो लगातार गरीबों की मुश्किलों को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि पीएम मोदी ने शिलान्यास और उद्घाटनों के सिवा कुछ नहीं किया. कांग्रेस ने तो आपको अभाव और अपमान के सिवाय कुछ नहीं दिया. टॉयलेट का अभाव, पक्के घर का अभाव, पानी का अभाव, अस्पताल में इलाज का अभाव, शिक्षा का अभाव. बीते 9 वर्षों से आपका ये बेटा जो दिल्ली में बैठा है, आपका ये सेवक इस अभाव को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है. भाइयों और बहनों, आप लोग सीधा वाराणसी जा सकते, काशी का दर्शन ले. अरे भाई, वो तो हमने पहले किया था. अजमेर का हमने पहले किया था, काशी का किया था, वैष्णव देवी का किया था. सब कुछ जो हमने किया उसको सिर्फ आप सफेद रंग लगाना, हरी झंडी दिखाना. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कर्नाटक में कांग्रेस की पिछली सिद्धरामैया सरकार पर आरक्षण में रंगा लगाने का आरोप लगाया. लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूछ ही डाला, क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई, बेरोजगारों को नौकरी मिल गई? ऐसी सरकार है सिद्धरामैया जी की जिन्होंने रिजर्वेशन पर भी कुछ नहीं किया. हमारे बोमई जी ने एससी लोगों का रिजर्वेशन 2% बढ़ा दिया और हमारे लिंगायत भाइयों का रिजर्वेशन 2% बढ़ा दिया और हमारे वोकालिंगा भाइयों का प्रतिशत 2% बढ़ा दिया और धर्म के आधार पर रिजर्वेशन समाप्त कर दिया. अब कांग्रेस पार्टी के सिद्धरामैया कहते हैं और डीके शिव कुमार कहते हैं कि हम वापस लाएंगे. ನಾವು ರೈತರ ಆಮದಾನಿ 2 ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರು. ಇದು ಮೋದಿನೂ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಆಮದಾನಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆನಾ, 2 ಪಟ್ಟು ಆಗಿದೆನಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಎತ್ತರಿ, ಯಾರ್ದಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ದು ರೈತರದು ಆಮದಾನಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. 2 ಕೋಟಿ ನೌಕರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕೊಟ್ರ? 9 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 18 ಕೋಟಿ ನೌಕರಿಗಳು ಈ ದೇಶನಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
224 विधानसभा सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा का चुनाव एक ही चरण में 10 मई को होना है। चुनाव प्रचार में अब महज 3 दिन ही बचे, लिहाजा आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी तीखा हो चला है। बीजेपी हर हाल में इस चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ मोड़ने में जुटी है, लेकिन कांग्रेस लगातार रोजमर्रा से जुड़े सवालों को उछाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पाकिस्तान यूं तो अब तक ना जाने कितने मंचों पर हिंदुस्तान के हाथों शर्मिंदगी झेल चुका है, लेकिन गोवा में जारी एससीओ की मीटिंग में आज पाकिस्तान जिस तरह से बेइज्जत हुआ, शायद इससे पहले कभी ना हुआ होगा। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो बेहद ही गर्मजोशी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर से हाथ मिलाने के लिए मंच पर आगे बढ़े थे, लेकिन जयशंकर ने बिलावल की सारी खुशी छूमंतर कर दी। आखिर कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं दिल मिले या ना मिले, हाथ मिलाना चाहिए। कूटनीति का यह अहम हिस्सा भी होता है, लेकिन पाकिस्तान का मामला थोड़ा अलग है। आतंक परस्त पाकिस्तान की ना तो इतनी हैसियत है और न ही विश्व पटल पर उसकी इज्जत। इस वक्त इसका एहसास पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को यकीनन हो रहा होगा। बिलावल भारत तो आए, लेकिन भारत के विदेश मंत्री के सामने वो हिमाकत नहीं कर पाए जो वो लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ जुबानी तौर पर करते आए। मौका था गोवा में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की मीटिंग से पहले सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों के स्वागत का। एससीओ समिट के दूसरे दिन जब सुबह सदस्य देशों के मंत्री मीटिंग के लिए पहुंचने लगे तो एस जयशंकर भारतीय परंपरा के तहत सबकी आगवानी के लिए खड़े हुए। वो गर्मजोशी से एक एक नेताओं का स्वागत करते और उन्हें आगे बढ़ने के लिए रास्ता बताते। चीनी विदेश मंत्री किन गांग चीनी मुद्रा में नमस्ते करते दिखे। वहीं रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से भी विदेश मंत्री ने गर्मजोशी से नमस्ते किया और उनका स्वागत किया। लेकिन जब बारी पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की आई तो एकदम से नजारा ही बदल गया। बिलावल को दूर से आते देख एस जयशंकर ने पहले ही हाथ जोड़ लिए। ये देख बिलावल भी हाथ जोड़े जयशंकर तक पहुंचे। एक पल के लिए यह भी लगा कि बिलावल जयशंकर से हाथ मिलाना चाह रहे हैं, लेकिन जयशंकर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एस जयशंकर के इस रिएक्शन के बाद बिलावल भी हाथ जोड़े उनके बगल में आकर खड़े हो गए। इसके बाद भी जयशंकर बिलावल को नजरअंदाज करते रहे, जबकि भारत आने की खुशी बिलावल के चेहरे पर साफ देखी जा सकती है। प्रोटोकॉल के तहत दोनों कुछ देर तक साथ जरूर खड़े रहे, लेकिन जयशंकर के खड़े होने और हाव भाव को देख बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि आतंकियों को पालने पोषने वाले पाकिस्तान के प्रति भारत की नाराजगी किस हद तक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न सिर्फ बिलावल को नजरअंदाज कर पाकिस्तान को आईना दिखाया, बल्कि जब बारी मीटिंग की आई तो वहां भी पाकिस्तान के काले कारनामों की पोल पट्टी खोल दी। अपने संबोधन में जयशंकर ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए उसे आतंकवाद पर जमकर सुनाया। जयशंकर ने कहा कि आज भी आतंकवाद समस्या बनी हुई है। किसी भी तरह के आतंकवाद को सही नहीं ठहराया जा सकता और इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। We firmly believe that there can be no justification for terrorism and it must be stopped in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism. The channel of finances for terrorist activities must be seized and blocked without distinction. Members need not be reminded that combating terrorism is one of the original mandates of the SCO. बारी बिलावल की भी बोलने की आई, लेकिन दो मुहे पाकिस्तान के इस विदेश मंत्री की बात से ये बखूबी समझा जा सकता है कि उनका मुल्क आतंकवाद को खत्म करने के प्रति कितना गंभीर है। कश्मीर का नाम लिए बिना बिलावल ने इनडायरेक्टली अपनी बौखलाहट भी बयां कर दी। दरअसल कश्मीर पर बुरी नजर रखने वाला पाकिस्तान आर्टिकल 370 हटने के बाद से बौखलाहट में है। पाकिस्तानी नेताओं के बयान में कई बार ये दिख भी चुका है। खुद बिलावल भी कई दफे कश्मीर का राग अलाप चुके हैं। हालांकि दिलचस्प ये है कि एससीओ चार्टर के तहत जब सदस्य देश का प्रतिनिधि बोल रहा हो तो किसी द्विपक्षीय विवाद का जिक्र नहीं कर सकता। ऐसे में बिलावल कश्मीर का नाम नहीं ले सकता था।
एक दिलचस्प बात यह भी है कि बिलावल भुट्टो 2011 के बाद से भारत की यात्रा करने वाले पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री हैं। इनसे पहले हिना रब्बानी खान 2011 में शांति वार्ता के लिए बतौर पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आई थी। तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और SM कृष्णा भारत के विदेश मंत्री थे। उस वक्त दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का स्वागत किया था। यूं तो पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता शुरू से ही दुश्मनी का रहा, लेकिन 2011 से अब तक दोनों देशों के रिश्तों में काफी खटास आ चुकी है। साथ ही हिंदुस्तान की ताकत भी विश्व पटल पर काफी उभर चुकी है, जिसका अंदाजा पाकिस्तान को भी है। यही वजह है कि उसे SCO की मीटिंग में शामिल होने के लिए भारत आना पड़ा। हालांकि वो अलग बात है कि उसे वो भाव नहीं मिला जितना रूस, चीन समेत बाकी देशों को मिला। इससे एक दिन पहले शाम को SCO मीटिंग से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव से द्विपक्षीय वार्ता की। चीन के विदेश मंत्री किन गांग से भी मिले, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो से ना तो कोई मुलाकात हुई और न ही खुद जयशंकर ने उनका स्वागत किया। बिलावल की अगवानी के लिए भारतीय राजनयिक JP सिंह एयरपोर्ट पहुंचे तो हाथ तक नहीं मिलाया। Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, Jammu and Kashmir was, is, will always be a part of India. Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Pakistan's credibility is depleting even faster than its forex reserves. अब तक पाकिस्तान भी समझ चुका होगा कि भारत आज भी उसके आतंक प्रेम से किस कदर खफा है। बता दें कि SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन 8 देशों का एक संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को चीन की शंघाई में हुई थी। चीन के अलावा भारत, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इस संगठन के सदस्य देश हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में SCO के स्थायी सदस्य बने थे और इतने कम समय में ही भारत SCO के देशों में एक महत्वपूर्ण देश के रूप में उभर चुका है। भारत इस साल के लिए समूह की अध्यक्षता कर रहा है। लिहाजा तमाम सदस्य देशों के विदेश मंत्री इस वक्त भारत पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास पहले से था कि भारत में उसके साथ कैसा सलूक होगा, लेकिन मजबूरी की वजह से बिलावल को आना ही पड़ा, क्योंकि अगर वो गोवा नहीं आते तो SCO में पाकिस्तान की स्थिति कमजोर पड़ सकती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपना बचा कुचा इज्जत गंवाने की जोखिम नहीं उठा सकते थे। लिहाजा बिलावल को भारत आना पड़ा और यहां आकर पाकिस्तान की गिरी हुई साख का पूरा अंदाजा भी हो गया। दिल्ली से संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगड़ा और पिछड़ा के खेल के, जी हां, जातिगत जनगणना पर भले ही पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हो, लेकिन बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसे मोदी विरोध का ट्रम्प कार्ड बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 13 साल पहले बीजेपी खुद चाहती थी कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन अब वही बीजेपी क्यों भाग रही है? जाति आधारित जनगणना कैसे बिहार से लेकर यूपी तक बीजेपी की मुश्किल बन सकता है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। जिस जातीय जनगणना को सियासी पिच बनाकर जीत की लैंडिंग करने की तैयारी में थे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, उस पर हाईकोर्ट के एक फैसले ने पानी फेर दिया। काम जरूरी हो या ना हो, जाति जरूरी है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी। 3 जुलाई को अब अगली सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने कहा कि अब तक जो डेटा कलेक्ट हुआ उसे नष्ट ना किया जाए। ये लोगों के हित के लिए था और जनता की मांग भी थी कि ये सर्वे जो है होना चाहिए। इस सर्वे से फायदा ये होता, हम लोग की जो चाहत थी, हमारी सरकार की जो चाहत थी, गरीबी को दूर करना, पिछड़ापन को दूर करना और समाज के अंतिम पैदान तक सरकार की योजनाओं तक लाभ लोगों को, गरीबों को कैसे पहुंचे, ये सारा उसमें था। एक बार पढ़ा जाएगा और पढ़ने के बाद ही जो है सरकार का अगला कदम होगा। बिहार सरकार जातीय जनगणना के नाम पर अब तक करीब
300 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है और करीब 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अच्छे से पता था कि वह चाहकर भी जातीय जनगणना नहीं करा सकते हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार को जातीय जनगणना कराने की इतनी जल्दी क्यों थी? नीतीश की नजर कहां है? तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर बार बार जाति आधारित जनगणना पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इन सब का एक ही जवाब है, बिहार का ओबीसी वोटर। आपको सबको जब हिस्सेदारी देना होगा तब इस समाज में शांति व्यवस्था कायम होगी और सब लोगों के अंदर देश के प्रति ममता होगा। तो इसलिए उसके लिए एक काम करना है कि देश के अंदर आप जातीय जनगणना कराइए, देश के अंदर जातीय जनगणना कराइए। जब इस देश का जब जानवर की गिनती हो सकती है, इस देश में शेर, भालू, चीता, भेड़िया की गिनती हो सकती है, उसकी जनगणना हो सकती है, जानवरों की हो सकती है, तो तब मानव की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है? बिहार में ओबीसी वोटर क्या से क्या कर सकता है, इसे अच्छे से समझना है तो आंकड़ों के जरिए समझिए। साल 2011 की जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की जनसंख्या करीब 10 करोड़ 38 लाख थी। इसमें 82% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की और करीब 17% आबादी मुसलमानों की थी। बिहार में हिंदू जातियों में कैसे बटा है, अब उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। हिंदू आबादी में 17% सवर्ण है, 51% ओबीसी और करीब 16% एससी और करीब 1% एसटी। बिहार में 14.4% यादव समुदाय से लोग हैं। कुशवाहा यानी कोयरी 6.4%, कुर्मी 4%। ये तीनों ही ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। सवर्णों में भूमियार करीब 5%, ब्राह्मण करीब 5.5% और राजपूत करीब 5% के आसपास है और कायस्थ करीब 1.5% है। यहाँ दिखने वाला 51% ओबीसी वोटर बहुत निर्णायक है। इसी ओबीसी को खुश करने की सारी कहानी रची गई है। बिहार में ओबीसी वोटर को मना लिया तो समझो सारी शक्ति और सत्ता अपनी हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कैप लगा रखा है 50% का, तो चाहती है पार्टियां, जो गैर भाजपा पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि ओबीसी की गिनती हो। ओबीसी जो हैं वो कहते हैं कि अभी भी हम सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, लेकिन संख्या नहीं गिनने की वजह से हम उस मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो एक तो आरक्षण का कैप बढ़ाने पर एक तरह से वो सुप्रीम कोर्ट को एक अपनी दलील देंगे कि अब देख लीजिए हमारी संख्या कितनी हो गई, और दूसरी तरफ वह अपनी भागीदारी की बात करेंगे कि चूंकि हमारी संख्या इतनी हो गई है इसलिए हमारी अधिक से अधिक भागीदारी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी हो, चाहे शैक्षणिक भागीदारी हो या सामाजिक भागीदारी हो। कभी काशीराम ने यूपी में एक नारा दिया था, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आज भी बिहार के पिछड़े के कई ऐसे नेता हैं जो यह नारा लगाते रहे हैं। जातीय जनगणना के पक्ष में जदयू और आरजेडी खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसके विपक्ष में खड़ी है। बीजेपी नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, क्योंकि बीजेपी को अच्छे से पता है अगर जातीय जनगणना के आंकड़े आ जाएंगे तब उस पर एक बड़ा दबाव आने वाला है। वो दबाव होगा आरक्षण का। ओबीसी कोटे का आरक्षण बढ़ाने की मांग तेज होगी और बीजेपी इसे पूरा नहीं कर पाई तो उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी बढ़ेगी। नाराजगी बढ़ेगी तो इसका सीधा फायदा जातिगत जनगणना का फेवर करने वाली पार्टियों को मिलेगा। इसका एक दूसरा पहलू भी है, जहां जाति का शोर उठा वहां हिंदू बढ़ जाता है, फिर वहां हिंदू मुसलमान यानी वोटों के ध्रुवीकरण का रिस्क कम हो जाता है, और ऐसा जहां होता है बीजेपी वहां कमजोर हो जाती है। इसलिए जेडीयू और आरजेडी जैसी पार्टियां चाहती है कि 2024 से पहले हिंदू वोट बैंक को जातियों में ऐसे बांट दिया जाए कि बीजेपी की सियासी पिच खराब हो जाए। जातिगत जनगणना की कितनी आवश्यकता है, इस देश में कई मिथक तैर रहे हैं। मिथ्स हैव एक्चुअली सब्स्टिट्यूटेड हिस्ट्री और इवन फैक्ट्स। इसलिए मैं कह रहा हूं हमारे दल का लगातार पोजीशन रहा है, हमने सदन में रखा है, हमने बिहार में, हमने इस पर राज्य के स्तर पर, और मैं धन्यवाद दूं भाजपा भी हमारे साथ है। अगर बिहार की भाजपा हमारे साथ है तो देश की भाजपा क्यों अलग है? आप देश के स्तर पर जातिगत जनगणना में जाइए ताकि यह पता चले कि यहां बाहर मूंगफली बेचने वाला कौन है, ट्रैफिक लाइट्स पे भारत का झंडा बेचता है दिन में 10-20, वो कौन है बच्चा, किसका बच्चा है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है। जब तक आपके पास ये वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे तब तक
आपकी नीति और नीयत दोनों में खोट रहेगा। और हम विपक्ष में इसलिए ऐसा नहीं कह रहे, हम चाहते हैं, हम आपको इलेक्ट्रली हराना चाहते हैं, लेकिन हम आपको रिडिक्यूल नहीं करना चाहते हैं। हम सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं, अगर संविधान की शपथ ली है तो प्रस्तावना की पंक्तियों के अनुकूल आप जातिगत जनगणना में फौरी तौर पर जाइए, तब तक 52% आरक्षण सुनिश्चित करिए ओबीसी के लिए, और अंबेडकर साहब की मूर्ति पर जब माल्यार्पण करिए ना, तो कम से कम अंबेडकर साहब की कुछ बातों को अंतर्मन में ग्रहण भी कीजिए। उत्तर प्रदेश और बिहार ये ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव के मुद्दे काम करे या ना करे, लेकिन जातिगत मुद्दा जरूर काम करता है। कैंडिडेट कितना योग्य है वोटर ये बाद में देखता है, पहले ये देखता है कि विधायक या सांसद के लिए जिस उम्मीदवार को उसे वोट देना है वो उसकी जाति का है या नहीं। 2014 में मोदी लहर ने जातियों के स्पंदन को तोड़ दिया था, लेकिन 2017 के बाद से यूपी हो या बिहार फिर से जातियों के सहारे लोगों को बांटने का काम तेज हो चला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव खुले मंच से कहते हैं कि अगर रामराज लाना है तो जाति आधारित जनगणना से ही संभव होगा। मतलब साफ है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो करना चाहते हैं, अखिलेश यादव उसके समर्थन में। सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शरद पवार और कांग्रेस, ये सारे लोग नीतीश कुमार के इस मांग के समर्थन में खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जातिगत जनगणना पर नीतीश कुमार ने कई दलों को अपने साथ जोड़ लिया है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह शायद ये भी है कि जब तक जाति में लोग बटे रहेंगे तब तक ही बीजेपी कमजोर रहेगी। लेकिन बीजेपी, जदयू, आरजेडी समेत सारे विपक्षी दलों की चाल अच्छे से समझ चुकी है, इसीलिए अब बिहार से लेकर यूपी तक उसने भी ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। बिहार में सम्राट चौधरी को पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाया, तभी तो सवर्ण समाज से आने वाले गिरिराज सिंह जैसे मंत्री खुलकर कह रहे हैं